प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिया कक्षा 10 के लिए प्रस्तावित पुस्तक स्पर्श के पाठ पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ाने जा रही हूँ। कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। छायावाद युग के 4 स्तंभ के रूप में एक स्तंभ सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। 4 स्तंभों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, जिनका जन्म अल्मोड़ा के कौसानी में 1900 ईस्वी में हुआ था। कौसानी की प्राकृतिक छटा इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, दृश्य इतना मनमोहक है कि उसे मिनी स्विट्ज़रलैंड की उपाधि दी गई थी। ऐसे दृश्य में, ऐसे परिवेश में पैदा हुए सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के बहुत करीब रहे, सानंद लिया, अपना बचपन वहाँ बिताया, प्रारंभिक शिक्षा वहीं से ग्रहण किया और फिर शिक्षा साहित्य के प्रति उनका अनुराग बढ़ता ही चला गया। महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए, कुछ काल तक आंदोलन में भी भाग लिया। अपने साहित्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे पुरस्कार प्राप्त हुए। उनकी कविताओं में जो स्पष्टवाद, जो विशेषता है वो यह है कि वो जो छवि चित्रित करना चाहते हैं वो दृश्य इतना सत्य प्रतीत होता है मानो वो हमारी आँख के सामने घटित हो रहा हो, यानी वो हम उसको देख पा रहे हों। संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार, इसलिए इनकी कविताओं में संस्कृत का समावेश बहुत दिखता है और किसी भी दृश्य को हमारी आँखों के सामने प्रस्तुत करने की इनकी जो कला है वह उन्हें अन्य कवियों से अलग बनाती है। तो आइए कविता की ओर हम चलते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर्वतों की श्रृंखला है, यानी पहाड़ों की श्रृंखला है। पावस अर्थात वर्षा ऋतु। तो जहाँ पहाड़ों की श्रृंखला है, ऐसे प्रदेश में वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है तो कैसी दशा होती है, कैसा दृश्य उपस्थित होता है, इसका वर्णन इन्होंने इस कविता में किया है। पर्वत ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कहते हैं पावस ऋतु थी अर्थात वर्षा की ऋतु थी। कहाँ? पर्वत प्रदेश में, यानी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर्वतों की श्रृंखला थी, पर्वतें थी, पहाड़ थे और ऐसा प्रतीत होता था कि प्रकृति जो है अपना वेश पल पल में, यानी बहुत जल्दी जल्दी अपने वेश बदल रही है। पहाड़ों की तरफ जब वर्षा ऋतु आती है तो तुरंत में धूप, तुरंत में छाया, तुरंत में बादल, यानी ये चीज़ें बड़ा जल्दी जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये कहते हैं चूँकि उसी क्षेत्र के हैं और उसी क्षेत्र की बात करते हैं तो कहते हैं पहाड़ों के क्षेत्र में जब पावस ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति अपना वेश, अपनी जो रूपरेखा है, अपना जो चेहरा है, अपना जो आकार है, अपना जो पर्यावरण है, इसको बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार अर्थात स्त्रियां जो कमर के पास जो आभूषण पहनती हैं, जिसको करधनी कहा जाता है, उससे तुलना की उन्होंने पर्वत के ऊंचाइयों और गहराइयों की, यानी उसके आकार की तुलना इन्होंने मेखलाकार यानी स्त्रियों के कमर में पहने जाने वाली करधनी से की। मानवीकरण है, यानी स्त्रियों यानी मनुष्यों के को पर्वतों पर डाल करके, स्पष्ट करके मानवीकरण यहाँ पर किया गया। मानवीकरण अलंकार है। कहते हैं कि करधनी के रूप में पर्वत है। पर्वत जो सारे पहाड़ हैं वो करधनी के रूप में, यानी ऊंचे नीचे हैं, कहीं गहराई है, कहीं ऊंचाई है, इस रूप में है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, दृग का अर्थ आँख, सुमन फूल, सहस्त्र हजार,
तो उस पहाड़ पर जो हजारों फूल खिले हुए हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत जो है अपने हजारों फूल रूपी आँख से देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार, यानी बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, अपना उसके जो पर्वत के नीचे जल का विशाल भंडार है, जो ताल है, जो तालाब है, उसमें अपने आकार को, स्वयं के निज को, अपने स्वयं के आकार को, महा आकार को, विशाल आकार को वो देख रहा है। कैसे? दर्पण सा फैला है विशाल, उसके पर्वत के नीचे जो तालाब है वो दर्पण सा प्रतीत होता है, यानी पर्वत का प्रतिबिंब वो अपना उस दर्पण रूपी तालाब में देख पा रहा है। कैसे? अपने सुमन से, अपने कैसे सुमन? फूल, आँख रूपी फूल से वह अपने प्रतिबिंब को, अपने आकार को अपने चरणों के नीचे फैले हुए तालाब में स्पष्ट रूप से देख पा रहा है और खुश हो रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्जर। कहते हैं गिरी अर्थात पर्वत के का गौरव गान गाते हुए जो झरझर झरने जो बह रहे हैं, वो गौरव का गान गाते हुए उससे बह रहे हैं, यानी उसकी यशोगाथा गाते हुए, उसकी सुंदरता, उसके अच्छाइयों को गाते हुए, उसकी बड़ाई को करते हुए, उस प्रशंसा को करते हुए बह रहे हैं। और ये जो आवाज़ है ये हमारे नस नस में उत्तेजना पैदा कर रही है, खुशी पैदा कर रही है, एक एक्साइटमेंट पैदा कर रही है। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्जर। कहते हैं वो जो लड़ियाँ जैसे जो पानी की बूंदें बरस रही हैं, जो गिर रही हैं झरने से, वो ऐसा लगता है जैसे मोती की लड़ियाँ हों, सुंदर मोती की लड़ियाँ हों। और कहते हैं जब पानी नीचे आ रहा है तो झाग इतना भर जा रहा है, इतना झाग यानी फेन इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि निर्झर जो झरने जो बह रहे हैं वो एकदम बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर यानी पर्वत के उर से, उर यानी हृदय, तो पर्वत के हृदय से उठकर, यानी पर्वत का हृदय यानी वक्षस्थल पर्वत का, यानी पर्वत का स्थान, पहाड़ से उठकर अब तरुवर यानी वृक्ष जो है अपनी उच्चाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं के साथ झांक रहे हैं नीरव नभ पर। नभ, नीरव यानी शांत, नभ यानी आकाश, उस शांत आकाश को देख रहे हैं। अनिमेष यानी बिना पलक को झपकाए, अटल लेकिन कुछ चिंता के साथ, अपनी इच्छाओं को, अपने उस नभ को छूने की इच्छाओं को पर्वत तरुवर, पर्वत में उठे हुए तरुवर, पर्वत में जन्मे हुए तरुवर वृक्ष अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु उस नीरव, उस शांत आकाश को अनिमेष, अटल लेकिन कुछ चिंता के साथ उसको छूने की कोशिश, उसको लगातार देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर ये सारा दृश्य अचानक से गायब हो गया और भूधर यानी पहाड़ अचानक से गायब हो गया, यानी परिवर्तित हुआ। पावस ऋतु आई और बादल आए या ऐसा कुछ दृश्य उपस्थित हुआ और चीज़ें अचानक से गायब हो गईं। फड़का अपार पारद के पर, ऐसा लगा जैसे वो पहाड़ जो है वो पारा के पंख रूपी पारा के ऊपर उड़कर दूर चला गया हो। रव शेष रहे गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूधर पर अंबर। कहते हैं अब मात्र शेष जो रह गया है वह आवाज़ है, सब कुछ गायब हो चुका है और ऐसा लगता है जैसे आकाश जो है वो ज़मीन पर आ पड़ा हो। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूँ जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कहते हैं भय के कारण शाल वृक्ष जो है लगता है जैसे धरा के अंदर धंस गया हो, ताल में जैसे आग लग गई हो और उसके ऊपर जो बादल है वो ऐसा लगता है जैसे धुआं के रूप में हो। इंद्र जो है अपने जलद यान में, यानी एक ऐसा यान जो बादलों का यान है, बादलों का जहाज है, उस पर बैठ कर के इंद्र अपने ही बनाए हुए खूबसूरत से खेल को घूम घूम कर देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर कविता
बहुत ही पर्यावरण का एक सुंदर दृश्य जो हमारे और आपके सामने घर में रहते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम पर्वत प्रदेश में आ गए हों। ये सुमित्रा नंदन पंच की बहुत बड़ी विशेषता। धन्यवाद।